अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनकी बातें सुन के मुझे पूरा यकीन है आप बहुत मुतासर होंगे। उनकी जो डेप्थ है ना नॉलेज की, फाइनेंशियल लिटरेसी से मुतालिक, स्टॉक मार्केट से मुतालिक, जिसके बारे में मैं अक्सर बात करती रहती हूँ, वो देख के आई एम श्योर आप इस कॉन्वर्सेशन को बहुत इन्जॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं आपसे चाहूँगी कि आप मुख्तसर से 1-2 मिनट में अपना ऐसा इंट्रोडक्शन हमें दें, हमें बताएं कि आप आज ऐसी क्या कॉन्वर्सेशन करेंगे जिससे लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। आई थिंक एक तो हम बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करेंगे कि पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो बहुत ख़राब है। ज़्यादातर लोग जो है अपनी सेविंग्स को सही तरह से इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर आप सही तरीके से ये करेंगे कुछ सालों में जितना आप अपनी सैलरी से कमाते हैं उतना आप अपनी सेविंग से भी कमा सकते हैं। और फोकस हम ज़्यादा इस चीज़ पे भी करेंगे कि ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट एक स्कैम है, बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। मैं ख़ुद भी यही सोचता था आज से 5-7 साल पहले। तो हम आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये एक मिथ है और ये दुनिया भर में हर बंदा जो है वो इसमें इन्वेस्ट करके जो है अपनी सेविंग्स को कंपाउंड करता है। आप भी कर सकते हैं, आपको तरीका भी बताएंगे और पाकिस्तान में कैसे ये सबसे सेफ़ और सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है विदाउट एनी टाइम कमिटमेंट, ये हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन। मैं ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल से इतनी इम्प्रेस्ड हूँ बिकॉज आप फाउंडर भी हैं, आप CEO भी हैं ARN फाइनेंशियल्स के। आप फाइनेंशियल लिटरेसी से मुतालिक ऑनलाइन वीडियोज़ भी बनाते रहे। आई एम प्रीटी श्योर लोग आपको जानते ही हैं। सो मेरा सबसे पहली मैं इतनी इंट्रीग्ड हूँ आपसे पूछने के लिए कि आप जैसे लोग जो इतने ब्राइट होते हैं, माशाल्लाह पढ़ने बाहर जाते हैं, आप पाकिस्तान वापस क्यों आए? क्योंकि आजकल ये सेंटिमेंट है ना, हम सब कहते हैं यार बस जो मौका मिले बाहर चले जाओ, तो आप पाकिस्तान क्यों आए? 2015 में जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी तो उस वक्त बिल्कुल, बल्कि अगर 2013 में अगर कोई मुझसे पूछता कि आप पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं तो मैं शायद कहता नहीं, थोड़े सालों बाद आऊँगा। बिल्कुल आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, बिल्कुल आप उधर देखते हैं आपके अराउंड लोग जो हैं वो इंटर्नशिप्स अप्लाई कर रहे होते हैं और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है। अगर आप बाहर 5-7 साल काम करें आप एक डिफरेंट पर्सन जो है वो इमर्ज करके निकलते हैं। स्पेशली अगर आप पाकिस्तान में जो है लेट्स से कोई आपकी बिज़नेस फैमिली है तो जब आप उधर कहीं जॉब करते हैं आपको पूरी जो है एक ट्रेनिंग होती है आपकी, जैसे कि लोग इस तरह के कॉलेजेस में जाते हैं जहाँ पे आपको रहना भी वहीं होता है। उस तरह का जो पूरा डिसिप्लिन होता है वो आप सीखते हैं। वो इकोसिस्टम ही बिल्कुल डिफरेंट होता है ना। आप लाइफ के बारे में बहुत लर्न करते हैं, साथ साथ आपकी एक्सपर्टीज़ जो भी आपने जॉब चूज़ किया, फाइनेंस की है, वो भी आपकी बन जाती हैं और उसको आके आप पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं। बट 2014-15 जब आखिरी 2 साल थे उसमें, फिर उसमें मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैंने जो पैशन इन्वेस्टिंग का चूज़ किया है उसका पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। एंड क्योंकि ये आई केम बैक आफ्टर बैचलर्स, सो हमेशा मेरे पास ऑप्शन था कि कुछ सालों बाद अगर मुझे फिर से मास्टर्स भी करने के लिए जाना हो फिर से कर सकता हूँ। तो उसमें फिर मैंने सोचा कि नहीं, पाकिस्तान आई विल गो बैक, और जो इन्वेस्टिंग की चीज़ें सीखी थी इधर आके, पाकिस्तान आके भी वापस काफ़ी ज़्यादा सीखी, उनको फिर हमने पाकिस्तान पे अप्लाई करके जो है बड़े अच्छे तरीके से लोगों को गाइड भी करना है। तो आपने कहा कि पाकिस्तान में बहुत स्कोप है इन्वेस्टमेंट का, किस एंगल से देख रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट को? राइट, बिकॉज मैं खुद एग्जाम्पल हूँ चलती फिरती जिसने रियल एस्टेट में पैसा डुबोया, राइट। और इसके अलावा हम लोगों को देखते हैं कि वो स्टॉक्स में एक कॉमन सेंटिमेंट ये भी है कि जी स्टॉक्स में जिसने पैसे लगाए हैं ना उसके डूबे ही हैं। तो आपने कैसे ऐसे एंगल से देखा? ये यूनिक एंगल आई थिंक लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा, जिससे आपको लगा कि हाँ यहाँ स्कोप है। इसमें जब मैं इनिशियल ईयर्स में आया ना तो 2 सालों में मैंने बुक्स काफ़ी ज़्यादा पढ़ी थी इन्वेस्टिंग की। उसमें आई थिंक ऑलमोस्ट जो टॉप 10 इन्वेस्टर्स होंगे ना उनकी मैंने सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, और साथ साथ वॉरेन बफे की AGMs भी काफ़ी देख ली थी। सही। उससे मुझे स्टॉक मार्केट की फंक्शनिंग तो समझ आ गई, क्योंकि अगर आपको ये समझ ना आए ना फिर आप यही करते रहते हैं कि ले लिया, कोई खबर आ रही है बढ़ेगा बेच देंगे। बट उन सारी एक्सपीरियंसेस से मैंने सीख लिया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जब आप इक्वल पार्टनर्स बनते हैं बिजनेसेस के साथ तो फिर आपके प्रॉफिट्स बड़े अच्छे होते हैं। बिजनेसमैन थ्रू आउट द वर्ल्ड विल मेक गुड मनी। बिल्कुल। जो टर्निंग पॉइंट था जिससे मैंने फाइनल फैसला किया कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, वो ये था कि स्टॉक मार्केट का पिनिकल ऑफ द वर्ल्ड इज़ द US स्टॉक मार्केट। बिल्कुल। वहाँ के एग्जांपल्स दी जाती हैं, यहाँ पे सबसे अच्छे रिटर्न्स भी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ सेलिब्रेटेड, मार्केट पार्टिसिपेशन भी आई थिंक वहाँ पे कुछ 70% ऑफ द पॉपुलेशन है। उसके आप रिटर्न्स निकाल के देखें लॉन्ग टर्म के। आज जैसे अगर हम बैठे हैं, हम 1999 को अगर बेस बना लें जी, सो US स्टॉक मार्केट का इंडेक्स जब 1000 पे होता था, आज तकरीबन 7000 पे है।
थोड़ी सी उधर अनसर्टनिटी चल रही है ट्रम्प टैरिफ से रिलेटेड, आप इसको अज्यूम कर लें कि इसकी फेयर वैल्यू 10,000 है। ठीक है। 25-26 ईयर्स में यूएस में 10x इन डॉलर टर्म्स वेल्थ क्रिएशन की है एवरेज बिजनेसेस ने। S&P 500 की बात करें, अगर कोई चेक करना चाहे तो एग्जैक्ट सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान में डिस्पाइट द टर्मोइल, डिस्पाइट द लो ग्रोथ, मेरे ख्याल से लास्ट 26 ईयर्स की एवरेज होगी कोई 3 से 4%। उसमें बहुत सारी जो है पॉलिटिकल अपहीवल्स भी आए हैं, लॉयर मूवमेंट्स भी हुई हैं, इलेक्शंस भी डिले हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर्स डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं, हर तरह की चीज़ हुई है। बट इवन आफ्टर दैट पाकिस्तान का जो इंडेक्स है इन डॉलर टर्म्स, जो कि एक एवरेज कंपनी होती है जी, उसके रिटर्न्स जो हैं दे आर अराउंड 30 इन डॉलर टर्म्स। ओके। यानी कि आपका जो इंडेक्स वो भी 1000 पे होता था 1 जनवरी 1999 को, आज वो 1,40,000 पे है। सही। इसमें इसी टाइम में जो डॉलर है दैट हैज़ इंक्रीज्ड इट्स वैल्यू बाय 5.5 टाइम्स। पहले 50 का होता था, अब 285 का है। जी। तो आप उसको 5.5 से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड कर लें, तो जो 140 है दैट बिकम्स अराउंड 25,000। तो 1,000 से 25,000 इन डॉलर टर्म्स, आप ओवर 26 ईयर्स अगर कोई स्टॉक मार्केट यूएस की स्टॉक मार्केट को 2x से बीट कर रही है जी, तो सोचें अगर उसमें हालात ठीक हो जाए तो क्या होगा। अगर हालात ख़राब होने पे ये रिटर्न है बिजनेस ओनर्स का यहाँ पे जी, तो अगर हालात ठीक हो गए तो फिर क्या रिटर्न होगा। बहुत बिलियनर्स बन जाएंगे, बहुत बिलियनर्स बन जाएंगे। मगर अब इसको ना थोड़ी आसान लफ्ज़ों में करते हैं। आपने बात की S&P 500 की, ठीक है। पाकिस्तान में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, ऐसे टॉप स्टॉक्स जो कंबाइन करके कोई जिसको एक पिन पॉइंट हम ले सकते हैं कि हाँ ये क्या बेस है जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। देखिए इसमें पाकिस्तान की टॉप कंपनीज़ काफ़ी अच्छी हैं। मतलब ज़्यादातर लोग ना इसमें थोड़ा सा उनके माइंड में आता है कि नेचुरली भी ना हम लोग एक दूसरे पे थोड़ा सा शक करते हैं कि अगर मैं पाकिस्तान के किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना तो असल प्रॉफिट तो बुक्स पे आता ही नहीं, वो मुझे नहीं मिलता, वो जो है किसी और तरीके से ऑफ द बुक्स, क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, वो उनके पास चला जाता है। लेकिन आप टॉप 50 कंपनीज़ देख लें, उसमें बैंक्स भी हैं, उसमें ऑयल एंड गैस की कंपनीज़ भी हैं, उसके अंदर सीमेंट कंपनीज़ भी हैं। 95% या उससे भी ज़्यादा ऑफ देयर बिजनेस इज़ रेगुलेटेड। हर ट्रांजैक्शन जो है, जो भी टैक्स है पाकिस्तान में ज़्यादा है कम है, लेकिन वो ऑन द बुक्स करते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप नॉर्मल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, चलें शरिया कंप्लाइंट से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट से कोई शरिया कंप्लाइंट पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, वो सारे ये जो बैंक्स हैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो उनके पास बड़ा अच्छा एक बेंचमार्क है KMI 30। KMI 30 के अंदर 30 कंपनीज हैं टॉप जो कि शरिया कंप्लाइंट भी हैं और सबको जो है छोटी छोटी परसेंटेज दी हुई है। किसी कंपनी को उस इंडेक्स में 10% मिला हुआ है जो नंबर 1 पे है, एंग्रो होल्डिंग्स, और किसी को 5% मिला हुआ है, मे बी जो नंबर 5-7 पे आते होगी उसकी इतनी परसेंटेज होगी। तो इसकी अगर आप टॉप 15 कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं ना तो आपने 90% कवर कर लिया। यानी कि अगर किसी के पास लेट से 10 लाख रुपए हैं जी और उसका पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा है और उसका कोई टाइम नहीं है, तो वो इन कंपनीज़ में लॉन्ग टर्म बेसिस पे पार्टनरशिप कर सकता है। और उसका तरीका ये है, उसने देखा सबसे पहले एंग्रो होल्डिंग्स 10%, तो उसने 1 लाख रुपये उसमें लगा दी। नेक्स्ट आई थिंक मिज़ान बैंक आते हैं नंबर 2 पे 9%, 90,000 उसने उसमें लगा दी। सो 9 लाख रुपए तो उसके टॉप 15 कंपनीज ही कवर कर लेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसका रनवे क्या होगा? ये लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट होगी या शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट है? किस विजन से आप देख रहे हैं इसको? नहीं, हमेशा आपका विजन जो है, जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं ना, व्हेन यू आर बाइंग अ स्टॉक योर एम इज़ टू होल्ड इट फॉर एवर। जी, तो बिल्कुल जो कम टाइम के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको तो हमेशा के लिए करनी चाहिए। हमने अभी शुरू में भी आपको जैसे बताया कि 25-26 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं, हमें 1-2 साल की तो बात ही नहीं कर रहे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, आउटलुक कैसी है, सारी चीज़ें। बट आपने जो है अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में जो कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपने लार्ज कंपनीज़ को जो है अपना एक तरह से पार्टनर बना लिया। इनका बिजनेस भी कंपाउंड होता रहेगा, आपका बिजनेस भी कंपाउंड होता रहेगा। अब मिज़ान बैंक एग्जाम्पल है, ये सारी एग्जाम्पल्स ना आपके सामने हुई हैं सारी। जो लोग लेट से अब थोड़े 40 के हो गए हैं, उन्होंने देखा होगा कि जब वो टीन एज में थे तो मिज़ान बैंक की कहीं कहीं एक ब्रांच होती थी। 2002 में ये स्टार्ट हुआ था, 2010 तक थोड़ी थोड़ी इनकी ब्रांचेस होने लग गई थी। आज से 15 साल पहले इनकी मेरे ख्याल से 200 ब्रांचेस होती थी टोटल। एक्जैक्टली, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और आज 1000 से ज़्यादा हैं। पर ये तो आपने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया ना जहाँ पे ग्रोथ आई है। सो फॉर इंस्टेंस मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, किसी ने 2021 या 2022 में इन्वेस्ट कर लिया एग्रो फर्टिलाइज़र में, यही सोच के कि मतलब एग्रीकल्चर ही करना है हमने, हम कहाँ जाएंगे, इसमें तो ग्रोथ आएगी। मगर आजकल आप देखें तो उसमें बहुत डिप आ रहा है, बिकॉज कुछ पॉलिसी भी कंड्यूसिव नहीं है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर इफ़ वी टेक अ स्टेप बैक, तो ऐसे कौन से टॉप 3 सेक्टर्स होंगे जिसमें आप कहेंगे कि बिल्कुल ऐसा बंदा जो रिस्क नहीं ले सकता, कि मतलब
ऐसा बंदा जिसने बहुत मेहनत से कमा के सेव किया हुआ है, वैसे तो सब मेहनत से कमा के सेव करते हैं, मगर जिनके पास इतना नहीं है स्कोप ना लूज़ करने का, तो वो कौन से 3 सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें? लेकिन सेक्टर से ज़्यादा ना थोड़ा आपको समझना चाहिए कंपनीज़ के बारे में। हर कंपनी का कुछ मोट होता है, उस कंपनी में कोई ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे रिटर्न्स देके जाते हैं। जी, हम लोग भी अपने यूट्यूब वीडियोस पे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस बनाते हैं ना कंपनीज़ के बारे में, उसमें ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि लोगों को वो 3-4 चीज़ें बताएं जिसकी वजह से उस कंपनी में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न आए हैं। क्योंकि वैसे तो सब चलता रहता है, कभी किसी शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई थोड़ा कम हो जाता है। सो एग्रीकल्चर में भी 3-4 चीज़ें, लेट्स से आप अगर स्टॉक मार्केट में एग्रीकल्चर के थ्रू इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास फर्टिलाइज़र कंपनीज़ भी हैं, आपके पास ट्रैक्टर कंपनीज़ भी हैं, आप कह सकते हैं एक तरीके से जो बाइक्स की कंपनियां वो भी उससे लिंक्ड हैं, क्योंकि 50% सेल जो बाइक्स की होती है वो रूरल एरियाज़ में होती है। अब ये एक पूरा आप कह सकते हैं एक लेडर है। अगर फार्मर की इनकम ऊपर जाएगी तो मोस्ट प्रॉब्ली फर्टिलाइज़र उसने उतना ही लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेगा, थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेगा, थोड़ी सी ज़्यादा उगा लेगा, अच्छा वेदर हो गया थोड़ी सी ज़्यादा उसकी आउटपुट हो जाएगी। बाइक्स और ट्रैक्टर्स जो है ना उन पर अफेक्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो एक आप कह सकते हैं डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग है। वो अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आजकल जैसे एग्रीकल्चर स्ट्रगल कर रहा है, फर्टिलाइज़र पे बहुत कम इम्पैक्ट आएगा, 10 to 15% मैक्सिमम। बाइक्स पे अभी तक तो नहीं आ रहा क्योंकि हर महीने इसका नंबर आता रहता है, लेकिन ट्रैक्टर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। ट्रैक्टर की सेल बहुत ज़्यादा डाउन है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी में, तो उसमें तो ये सारी चीज़ें स्मूदन आउट हो जाएंगी। कभी ना कभी जाके एग्रीकल्चर जो है रिकवर करेगा, गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट करना होता है। अगर आपकी एग्रीकल्चर जीडीपी में 10% का भी डिक्लाइन आ जाए, सिर्फ क्रॉप्स का ही अगर ले लें, तो दैट इज़ मोर देन $3-4 बिलियन। उसके लिए फिर आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे अभी आज मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, अभी जैसे शुगर स्कैंडल चल रहा है जी, तो उसमें बेन बता रहे थे कि मेन उसका रीज़न ये हुआ कि पहले आपने एक्सपोर्ट किया और अब आप इंपोर्ट करें। लोग कहते हैं ये तो मतलब क्या क्या कर रहे हो, आपको अकल नहीं है क्या, आपको नहीं पता था कि शॉर्टेज हो जाएगी। बट उसके पीछे रीज़न ये है कि पहले एक्सपेक्ट करे थे 7 मिलियन टन्स की क्रॉप, लेकिन फिर जब ये बारिशें हुई तो ये क्रॉप एंड में 6 मिलियन टन की आई। तो ये जो 1 मिलियन टन का डेफिसिट क्रिएट हुआ है उसकी वजह से आपको जो है इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो अगेन इन सारी चीज़ों को देखते हुए एग्रीकल्चर से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सेफ हैं पाकिस्तान में जो भी यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। सही, उसकी डायनामिक्स ऐसे हैं कि यूरिया गैस से बनता है और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि फार्मर्स को देना है हमने सस्ता यूरिया, ताकि वो क्रॉप्स उगाते रहें, हमें जो है बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े। तो उनकी जो यूरिया की प्राइस है ना पाकिस्तान में, वो बाहर से अगर आप इंपोर्ट करें उससे कम है। अब ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसका एडवांटेज ऐसे ट्रांसलेट होता है, लेट से गैस महंगी हो गई तो कंपनीज भी अपनी प्राइस बढ़ा सकती हैं, क्योंकि इंपोर्ट से तो सस्ता है ना, लोग फिर भी वही खरीदेंगे। और इसी तरीके से ये सारी कंपनीज जो हैं इन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं। एक्सपेंशन इतनी अलाउड नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि जब तक गैस नहीं होगी आप इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करेंगे। पहले गैस एलोकेशन होती है पाकिस्तान में, फिर कोई प्लांट लगता है। तो इनका जितना भी प्रॉफिट आता है ना, इनको री इन्वेस्ट भी नहीं करना होता, ये डिविडेंड्स भी पे कर देते हैं। तो ये रिलेटिवली स्टेबल स्टॉक है। सो एग्रीकल्चर में अगर सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट आप मुझसे पूछेंगे तो ये यूरिया प्रोड्यूसर्स होंगे। और 2 बड़े पाकिस्तान के यूरिया प्रोड्यूसर्स FFC और एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है उसको आप कह सकते हैं उनकी बैक एंड की इकोनॉमिक्स ऐसी हैं कि ये सेफ़र समझे जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि इनका शेयर नीचे नहीं जाएगा, इनका शेयर नीचे जा सकता है, बट अगर आप इनको 10-15 साल के लिए होल्ड करेंगे और कोई बहुत ही जिसको कहते हैं ना फोर्स मजूर इवेंट दुनिया में ना हो तो ये आपको जो है अच्छा रिटर्न देंगे। यस, ये आपके पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकते हैं सेफ्टी बेसिस पे। ठीक है। और एक चीज़ जो आपने अभी बात की थी, आप बार बार बात कर रहे थे, कंपाउंडिंग का वर्ड यूज़ कर रहे थे, और मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा ये लफ्ज़ आप यूज़ तो कर रहे हैं मगर एक आम ऑडियंस जो घर पे बच्चे हैं, मतलब सेविंग कर रहे हैं, औरतें हैं, या ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछूं, इसको एक्सप्लेन करें, कंपाउंडिंग से आपकी क्या मुराद है। और इसी से लिंक्ड एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ कभी पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाता है या कभी कोई ऐसा क्लाइमेट जैसे अभी एक फ्लडिंग हुई है, तो आप देखें तो रॉ वेजिटेबल्स की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, ठीक है, देयर इज़ अ स्पाइक, इन्फ्लेशन आती ही रहती है, एक इन्फ्लेशनरी साइकिल जो है हमारी कभी भी वो ऐसे नहीं होता कि शिफ्ट होकर नीचे चली जाए। तो क्या ये जो स्टॉक्स में ग्रोथ और कंपाउंडिंग की आप बात करते हैं, ये इन्फ्लेशन को कवर कर सकता है या इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है? मतलब आम अल्फाज में थोड़ा दुनिया में डिफरेंट एसेट क्लासेस पे ना काफ़ी रिसर्च हुई है, और ये मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स की रिसर्च है। क्रेडिट स्विस की एक मैंने एक दफ़ा पढ़ी थी, सो उसमें वो रियल रिटर्न की बात कर रहे होते हैं, यानी कि अब जो भी रिटर्न है ना वो अबव इन्फ्लेशन। एग्जैक्टली, रियल रिटर्न। हाँ, रियल रिटर्न्स, उसमें स्टॉक्स नंबर 1 है। रियली? यस, स्टॉक्स का मेरे ख्याल से था 6 to 7% पर ईयर रियल रिटर्न।
अमेरिका में लेट से एवरेज इन्फ्लेशन जो है 3% से 4% की एवरेज है, और स्टॉक मार्केट का रिटर्न 8% के आसपास है। इवन पाकिस्तान में भी अगर आप सेम 26 ईयर्स देखें तो इन्फ्लेशन की एवरेज कोई 11% बनती है, और स्टॉक मार्केट के एवरेज साल के रिटर्न जो है वो 18 से 19% की रेंज में। सो अगेन आप 6 to 7% रियल रिटर्न्स देख रहे हैं, बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये दूसरी एसेट क्लासेस में बहुत कम होता है ऐसा मिले। इवन ये जो 100 साल की स्टडी थी ना, इसमें रियल एस्टेट भी कहीं भी नहीं था, नंबर 8 पे आता था, और उसका कोई 0.5% रियल रिटर्न था हर साल का, जो कि कुछ भी नहीं होता। कंपाउंडिंग को मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि वॉरेन बफेज 99% वेल्थ केम आफ्टर द एज ऑफ 50, यानी कि वो तो इन्वेस्टर तो शायद जो शुरू में थे आज से बेहतर थे उनके, जो अगर आप रिकॉर्ड देखें ना कि कितना % उनका रिटर्न आता था, इनिशियल ईयर्स में ज़्यादा रिटर्न था, अब वो कम हो गया है, लेकिन फिर भी उनकी जो वेल्थ है वो आखिरी सालों में ज़्यादा आई। उसका रीज़न जो होता है, लेट से आप अज्यूम करें आपके पास आज 5 लाख रुपए एवरेज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ना, आप अगर इन्वेस्ट करें 18% का मतलब होता है हर 4 साल में पैसे डबल हो जाते हैं जी। ठीक है, आप सोचें आज आपके पास 5 लाख है, आप अगले 4 सालों में 5 लाख का प्रॉफिट कमाएंगे, आपका पोर्टफोलियो डबल हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ जब आप 20 साल बाद ये कंपाउंडिंग होती रहेगी तो आपका पोर्टफोलियो 5 टाइम्स डबल होगा। 5 टाइम्स का डबल होने का मतलब ये नहीं होता कि मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, पहले 5 लाख जो है वो 10 लाख होगा, फिर 20 लाख होगा, फिर 40 होगा, फिर 80 होगा, फिर 160 होगा जी। ठीक है, अब ये कंपाउंड हो रहा है। सो अभी अगले 4 साल में आपको 5 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जब वो एक दफ़ा 1 करोड़ 60 लाख का हो जाएगा, उससे अगले 4 सालों में वो आपको 1 करोड़ 60 लाख का प्रॉफिट देगा। मगर इसकी शर्त यह है कि वो जो आपका 10 लाख हुआ है आप उसे पूरा ही री इन्वेस्ट करें। हाँ, आप उसको जो है ग्रो होने दें। कंपनीज टाइम के साथ खुद कंपाउंडिंग कर रही होती हैं, आप उस कंपाउंडिंग को रोके मत। इसीलिए कहते हैं कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कि जब एक बड़ा नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता है, दैट इज लाइफ चेंजिंग। एग्जैक्टली। मैं अभी एक मैथ, आई वाज जस्ट डूइंग सम मैथ यहाँ आने से पहले, क्योंकि मुझे पता था आप एक्सपर्ट हैं और आपसे अभी मेरी बात होगी। तो अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये भी अगर आप सेव कर लें, साल के कितने हो गए, 60,000 रुपये हो गए। तो उसका मैं 18% रिटर्न पे ही कितने सालों का मैंने लगाया था, 30 ईयर्स का, उसे वो पूरा कंपाउंड किया था, तो कितने बने थे, 13 करोड़। मतलब कैन यू इमेजिन के, और आप मतलब इन्वेस्ट कितने कर रहे हैं, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 18 लाख रुपए। मतलब एंड यू फील है कि मतलब 5,000 तो बंदा निकाल ही सकता है, सेव कर ही सकता है। और स्पेशली अगर एक ऑप्शन दूसरी आपके पास इन्वेस्टमेंट की क्या है, लोग घरों में यही बात होती है ना कि एटलीस्ट छत होनी चाहिए। छत लेने के लिए भी आपको करोड़ों में पैसे चाहिए होते हैं, वो अक्सर लोगों के पास होते नहीं है, तो वो उसको डिले करते जाते हैं। तो आई थिंक हमारी इस कॉन्वर्सेशन से अब तक ये तो प्रूफ आपने भी कर दिया है बिल्कुल सही एक्सप्लेन करके कि कंपाउंडिंग से ही यू कैन एक्चुअली मेक वेल्थ। अच्छा, इसमें ना मैंने अपनी जर्नी में भी एक चीज़ बड़ी समझी, क्योंकि ये नंबर्स अब आज किसी ने सुन लिए, 1 हफ्ते तक तो उसको याद रहेंगे कि हाँ देखो 30 साल बाद, लेकिन जैसे ही 2-3 महीने गुजरेंगे वो अफेक्ट उसका ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। कंपाउंडिंग के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों होती है कंपाउंडिंग? रियल एस्टेट में कंपाउंडिंग क्यों नहीं हो जाती, या फिक्स्ड इनकम में आप बैंक में वैसे रखते हैं वहाँ पे कंपाउंडिंग क्यों नहीं होती? उसका रीज़न ये होता है, जो हमने जैसे डिस्कस किया, स्टॉक मार्केट रियल रिटर्न देती है। 2 रीज़न हैं इसके। एक रीज़न होता है कि बिजनेसेस में होती है प्राइसिंग पावर जी। जब चीज़ें महंगी होती है ना, लेट से उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कोई भी चीज़ महंगी हो, वो अपना प्रोडक्ट महंगा कर देते हैं। बिल्कुल। जो लोग 15 साल पहले लेट से 25 ईयर्स के थे, वो अगर कोई एक टूथपेस्ट खरीदते थे सेंसोडाइन की या कोलगेट की या कोई और प्रोडक्ट खरीदते थे, उसकी प्राइस मोस्ट प्रॉब्ली 5 टाइम्स हो गई है 15 सालों में। अगर आपने पैसे सिर्फ अपनी, आप जैसे बात करी थी कि फीमेल फाइनेंशियल लिटरेसी तो शायद पाकिस्तान में और भी ज़्यादा कम है, तो कमेटी में पैसे कर देते हैं। कमेटी में आप क्या कर रहे हैं, आप किसी को 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं और महीने, और आप फिर 2 साल बाद उससे उतने ही पैसे वापस ले रहे हैं, और चाहे वो कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है आपके पैसों को। तो मतलब इसमें अगर आपका पहला नंबर भी है ना कमेटी का जी, तो फिर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा। बिल्कुल। आपने लेट से 1 साल बाद आपकी पहली कमेटी का नंबर, फिर भी आपको उतने ही पैसे मिले ना जितने आपने दिए थे। ऐसे ही। तो एक जगह आप लेट से अगर कोई 30 साल की कमेटी होती, उसमें आप 5-5 हज़ार देते रहते, तो एंड में आपको क्या मिलता, 18 लाख रुपए। लेकिन वही अगर आप स्टॉक मार्केट में लगाते तो जैसे आप बताएंगे वो 13 करोड़ हो जाते। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से वो जो कमेटी चला रहा होता है ना, असल में वो सारे जो प्रॉफिट होता है ना वो रख रहा होता है। ऐसे ही है। और फिर लोग ये भी सोचते हैं ना कि अच्छा, मैं पहले आपको इसका रीज़न, एक तो प्राइसिंग होता है कि जो कंपनीज होती है ना, वो अपनी प्राइस बढ़ा के अपने प्रॉफिट्स टाइम के साथ बढ़ाती रहती हैं, इसलिए उनकी वैल्यू बढ़ती रहती है। फिर वो एक्सपेंशन भी करते हैं। पहले पाकिस्तान में मेरे ख्याल से आज से 10-15 साल पहले 17-18 करोड़ लोग होंगे जी, या 15 करोड़ होंगे। अब जो है ऑलमोस्ट 25 हो गए हैं। अब ज़्यादा इस्तेमाल भी होगी चीज़ जी, टूथपेस्ट और ज़्यादा डिमांड होती है, तो वो अपने प्लांट्स को एक्सपेंड भी करते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो वो चीज़ कंपाउंड हो रही है।
दूसरा रीज़न होता है कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है ना वो एसेट्स में कन्वर्ट हो गई थी, कोई मशीनरी उन्होंने इंपोर्ट कर ली थी और अब वो मशीनरी जो है उसकी प्राइस डॉलर इंक्रीज होने की वजह से बढ़ गई है, या उन्होंने किसी लैंड में इन्वेस्ट किया तो उसकी प्राइस बढ़ गई है। तो अगर उन्होंने कोई चीज़ इंपोर्ट की थी उस टाइम पे वो $1 मिलियन की थी जी, तो अब उसकी प्राइस बढ़ गई है। अब अगर वो कंपनी एक्सपैंड करेगी तो उसके जो बिजनेस ओनर्स होंगे वो इस हिसाब से ही सोचेंगे और उसकी फेयर वैल्यू उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। तो ये दो रीज़न होते हैं कि बिजनेसेस हैव प्राइसिंग पावर और सेकेंडली उनके जो एसेट्स होते हैं वो डॉलराइज होते हैं ज़्यादातर पाकिस्तान में जी। तो इसकी वजह से विद टाइम उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ती रहती है और आप भी उस कंपाउंडिंग का पार्ट बन जाते हैं। सो मैसेज फॉर ऑल आर फीमेल लिसनर्स के कमिटी तो मतलब सेविंग अकाउंट से भी बुरी है। मतलब उसमें तो है कि हाँ मतलब आपने अलमारी में मुझे तो समझ नहीं आता कि व्हाई समवन वुड डू दिस। एक मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखी थोड़े दिन पहले, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। कमिटी इज सेविंग कि आपने जो भी पैसा है ना उधर एक जगह रख दिया वो बढ़ नहीं रहे, और दूसरी साइड पर होती है इन्वेस्टमेंट, आपने स्टॉक्स खरीद लिए, दूसरी चीज़ें खरीद ली। उनका फ़र्क ये है, एक रील थी इंस्टाग्राम पे, हर दिन एक बंदा ना $5 सेव कर रहा था, तो हर दिन $5 ऐड करता रहता तो 30 साल बाद ना वो $80,000-90,000 बढ़ गए। दूसरा बंदा था वही $5 उसके स्टॉक्स खरीद लेता हर दिन जी, और उसकी कंपाउंडिंग शुरू हो गई, बिल्कुल वो कोई 20-30 मिलियन डॉलर बन गए। अगेन जैसे हमने कहा कि अगर आप 30 साल तक 5,000 करेंगे महीना तो 18 लाख होंगे, लेकिन स्टॉक्स खरीद लेंगे और वो कंपाउंड होने लग जाएंगे तो 13 करोड़ बन जाते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब कि मैंने भी जो रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट समझा उसमें फर्स्ट था कि आपने सेविंग करनी है, अपने खर्चों में से कुछ ना कुछ साइड पे रखना है, और इसको कहते हैं पेइंग योर सेल्फ। यानी कि एक हिस्सा होता है आपकी इनकम का जो कि 5% भी हो सकता है, 15% ऑफ योर सैलरी भी हो सकता है, जिससे आपने अपने आप को पे करना है। ये आप जो है ना अपनी जब आप रिटायर हो जाएंगे उस वक्त ही आपकी जो है ना टेक केयर करेगा। तो एक तरह से आप अपने अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसको आपने सिर्फ जो है पैसों में नहीं रखना, इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है, कोई अच्छे एसेट में इन्वेस्ट करना है ताकि ये कंपाउंड होना शुरू हो जाए। ठीक है, मैं समझ गई कि कंपाउंड करवाना है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, मगर एक औरत घर पे बैठी हुई है, उसे कैसे पता कि कौन से स्टॉक्स लेने हैं? ठीक है, हम ये वीडियोस देखते हैं, मैंने खुद बनाई है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप घर से बैठे स्टॉक अकाउंट खोल सकते हैं, पर कैसे समझें? ठीक है, एक तो ऑप्शन है कि वो आपकी मास्टर क्लास में एनरोल कर लें, जिसमें मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि वो सब समझ जाएंगे, मगर अगर साथ साथ वो बेसिक्स सीखना चाहें खुद से, तो आपको क्या लगता है क्या एवेन्यूज़ हो सकते हैं? क्योंकि कंपनी समझना, कंपनी का बैकग्राउंड समझना बहुत मुश्किल है ना, और हर किसी का वो नॉलेज और वो ग्रिप तो नहीं होती फाइनेंसेस में। 100%, और बिल्कुल भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है मास्टर क्लास में इनरोल करने के लिए। हमने ये प्रोडक्ट जो है ना इसलिए बनाया हुआ है। फाइनेंशियल लिटरेसी आपने PhD भी कर ली होगी ना, लेकिन आपको किसी ने नहीं सिखाई होगी। ऐसे ही है, बिल्कुल। मतलब हम लोगों के पास भी कभी कभी मास्टर क्लास में ऐसे लोग भी इनरोल करते हैं जो कि हमसे ज़्यादा जो है ना आप कह सकते हैं नॉलेजेबल हैं, PhDs की हुई हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से, लेकिन फिर भी उनको जो है ना इन सारी चीज़ों का नहीं पता होता कि बस जो पैसे हैं वो पड़े हुए हैं, उसमें कुछ भी नहीं करना। तो एक फास्ट ट्रैक सोल्यूशन है, अगर आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी में जो कि आपको स्कूल में भी नहीं पढ़ाई गई, कॉलेज में भी नहीं पढ़ाई गई, आप उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट सबसे आसान तरीका, और कोई भी अगर सोच रहे हैं ना कि ये मुश्किल है, तो मैं आपको एंड में ना ऐसी एग्जांपल बताऊंगा कि जो पाकिस्तान में शायद जिसको लिखना भी नहीं आता ना, वो भी हमने देखा है कि वो भी ये कर रहे हैं। पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले स्टॉक मार्केट जो है ना एक स्कैम फ्री इन्वेस्टमेंट है, सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे बैंक से होती हैं, तो बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। आप किसी को भी कैश दे के उससे नहीं कह सकते कि मेरे लिए इन पैसों से ना ये शेयर खरीद लो। पहले आपने खोलना है बैंक अकाउंट, किसी भी बैंक में खोलने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपने एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना है। आप बता रही थी कि आपने जैसे उसमें अकाउंट खुलाया हुआ है फिनक्लब में, बड़ी अच्छी से खुल जाता है, तो आप वहाँ पे भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं जी। आसान अकाउंट एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च किया था 3 साल पहले जी। अगर आपने 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी है, वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, प्रूफ ऑफ इनकम भी नहीं पूछेंगे, सिर्फ CNIC पे खुल जाएगा। सही। तो ऑल आर फीमेल लिसनर जो कि हाउस वाइफ्स हैं, अगर आपने 10 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करना है तो आप जो है सिर्फ आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, जॉइंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपका अलग हो, जॉइंट भी हो सकता है, CNIC सबका बना होता है, उस पर आपका ब्रोकरेज अकाउंट खोलिए। ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपके पास हैं लेट से 2 लाख रुपए। अब आपने सेम वो प्रोसेस फॉलो करना है। लेट से आप शरिया कंप्लाइंट मॉडल पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आपने वो लिस्ट खोलनी है। नंबर 1 कंपनी थी मेरे ख्याल से एंग्रो होल्डिंग्स, उसका 10% था, 20,000 रुपये आप उसमें डाल। सही। ठीक है। फिर मिज़ान बैंक थी 9%, 18,000 रुपये के आप उसके शेयर खरीद लें। आप जो है टॉप 10 बिजनेसेस जो हैं, टॉप 15 सॉरी, उसके साथ जो है इक्वल पार्टनर्स बन गए। हर महीने भी आपने अगर 10,000 इन्वेस्ट करना है, आपने सेम प्रोसेस फॉलो करना है। थोड़ा सा इसमें आपने बस ये ध्यान रखना है कि आपने ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना। अगर आप ट्रेडिंग करेंगे ना, कोई चीज़ खरीद ली, किसी से सुन लिया कि इसकी प्राइस ऊपर जाने लगी है, मैं खरीद लेता हूँ, डबल हो जाएंगे पैसे, फिर जो है ना आपका नुकसान भी हो सकता है।
वो बहुत हाई रिस्क है। हाई रिस्क होता है ना। आप देखें, अगर आप किसी बिजनेस के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करते हैं, और बिजनेसेस भी एक नहीं है, आपने 15 के साथ किया है, तो 15 ने तो वेल्थ क्रिएशन करनी है, उन्होंने एक्सपेंशन करनी है। लेकिन जहाँ आप इस टाइम को चेंज करेंगे या नंबर ऑफ कंपनीज को चेंज करेंगे, फिर आपका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। जब आपने अपने टाइम ऐसा कर लिया कि अब मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए पार्टनर बन रही, तो फिर उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूज़ आ सकती है। जहाँ आपने सोचा कि नहीं, ये 15 बिजनेसेस अच्छे थे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पता है मैं एक के साथ ही करूँगा, हो सकता है उसमें कोई ऐसा इवेंट हो जाए कि उसका बिजनेस ख़राब हो जाए। तो आपने नंबर ऑफ कंपनीज़ को भी 15 मिनिमम रखना है, आपने टाइम भी जो है लॉन्ग टर्म करना है, और फिर जो आपका रिजल्ट है ना, वो वैसे ही आएगा जो इंडेक्स का आ रहा होता है। मैं कहीं ऑनलाइन एक गोल्डन रूल ऑफ पता नहीं इन्वेस्टिंग पढ़ रही थी, जिसमें कि सेक्टर मिक्स क्या हो, कंपनी मिक्स क्या हो। मैं आपसे सिर्फ वेरीफाई कराना चाह रही हूँ बिफोर शेयरिंग इट, कि उसमें ये था कि किसी भी एक सेक्टर में अपने पूरे पोर्टफोलियो, अपने सारे पैसों का 20% से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, और किसी भी एक कंपनी में अपने पूरे उसका 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, कि वो इवेंचुअली फिर इतना अच्छा आपका मिक्स बनता जाता है कि यू गेट द बेस्ट रिटर्न्स। आप एग्री करते हैं इससे? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करूँगा। सेक्टर वाले से मैं एग्री करूँगा, बट कंपनी 5% का मतलब है कि मिनिमम 20 कंपनीज, तो ये कंपनीज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गई, काम आप अपना मुश्किल कर रहे हैं। आई थिंक अगर आप एक तरीका होता है आपके पास, लेट से 10 कंपनीज हैं, आपने 10% कर दिया, वो भी ठीक नहीं होता। जो इंडेक्स के रिटर्न है ना, देखिए हम सब इधर चाह रहे हैं कि कम से कम टाइम के साथ जो इंडेक्स का रिटर्न देता है हमें भी वो मिल जाए, वो बड़ा अच्छा है, हम उससे खुश हैं जी। तो आप फिर उसी को कॉपी करें। अगर उसमें एक कंपनी 10% है, आप 10% लें। अगर कोई कंपनी 3% है, आप 3% लें। तो जो इंडेक्स का रिटर्न आएगा आपका भी वही आएगा। सो ये सारे जो रूल्स हैं ना, इसको हम और ज़्यादा डिटेल में मास्टर क्लास में डिस्कस भी करते हैं। यूट्यूब वीडियोस भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। एक नंबर ऑफ स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो पे भी शुरू में मुझे याद है एक मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो सारी चीज़ें, ये वैल्यू एडिशन है। बिल्कुल, ये वैल्यू एडिशन है, बट इसमें फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप 15 कंपनीज़ में आपको जैसे बताना पोर्टफोलियो का, हम लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ के, ज़ाहिर है 15 कंपनीज़ में से कुछ ज़्यादा अच्छी होंगी, कुछ एवरेज होंगी, कुछ थोड़ी ख़राब भी होंगी, तो आप उसमें से 7-8 टॉप वाली कंपनीज़ भी निकाल सकते हैं। उससे आपका जो रिटर्न है और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपकी कंपाउंडिंग और अच्छी हो जाएगी। शायद 13 करोड़ बन रहे थे, तो अगर आप अच्छी कंपनीज़ में करेंगे शायद 20 बन जाएँ। उसके बिल्कुल जो है उसके फ्रूट्स भी हैं। वॉरेन बफे ने, जिन लोगों ने वॉरेन बफे के साथ इन्वेस्ट किया, वो इसी चीज़ से खुश हैं कि हमारे एवरेज जो अमेरिका का रिटर्न था वो 8% है साल का, वॉरेन बफे का 20% है जी। तो वो तो सोचें, एक जगह 8% पे कंपाउंडिंग हो रही है, एक जगह 20% पे हो रही है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे जो है ना आपकी वेल्थ क्रिएशन हो जाती है। लेकिन इस सब के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने अंदर, आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप बगैर सीखे करेंगे ना, फिर ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये जो एवरेज रिटर्न आ रहा है ना आपका, वो भी नहीं आएगा। वो आप फिर जो है ना, फिर 3-4 साल बाद आप कहेंगे ये तो स्टॉक मार्केट अच्छी नहीं है। और यही हुआ है पाकिस्तान में ज़्यादातर, या तो लोगों ने ट्रेडिंग की है, या उन्होंने सही तरीके से कंपनीज पढ़ी नहीं और अपना पोर्टफोलियो जो है उसको कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं स्टार्ट में यूएस से आई थी, तो मैंने सोचा अब तो सेविंग्स मेरे पास थोड़ी सी होगी, चलो मैं इन्वेस्ट करती हूँ। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था स्टॉक मार्केट का, हालांकि मैं खुद इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, मतलब, और मुझे ज़ीरो पता था। और मैंने एक अल्फला इन्वेस्टमेंट्स में मैं नाम नहीं लेना चाहिए था, बट ले लिया, इट्स ओके। मैंने उन्हें अप्रोच किया, उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं कि आप हाई रिस्क अकाउंट खोलेंगे या लो रिस्क खोलेंगे, और बस मैंने कहा हाँ बस ये पैसे ले लो। और आई वाज़ वेरी हैप्पी कि अब तो बस मेरी सेविंग्स ना, वो मैंने खोल के भी नहीं देखती थी बैंक स्टेटमेंट, मुझे वही था कि बस अब तो ये कंपाउंडिंग एक साल बाद मैंने देखा तो वो इतना हाई रिस्क उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो बनाया हुआ था कि मैं लॉसेस में ही जा रही थी। अच्छा। तो फिर मैंने निकलवा लिए पैसे। बट इस तरह देखें, मैं अपनी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद अपने आप को एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा शख्स समझती थी। तो मगर वो लोग जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो मेरी तरह ही बिल्कुल नए हैं, उन्हें आप क्या रिकमेंड करेंगे कि इस तरह जाके बैंक्स में अगर वो खोलते हैं तो इस तरह उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए, या ख़ुद ये हाथ में अपने बात ले लेनी चाहिए कि नहीं हम डिसाइड करेंगे कि हम अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे? अच्छा, इसमें ना मैं पहले आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे ख्याल से सर आइजैक न्यूटन थे, या एक और मशहूर कोई जो है इन्वेंटर थे। 1600s में एक ट्यूलिप मेनिया हुआ था। जैसे ये होता है ना कि एक .com बबल हुई थी अमेरिका में, उसी तरीके से उस टाइम पे उस तरह का एक चीज़ थी, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ओके। उन्होंने उसमें नुकसान किया था। तो यानी कि उनकी शायद जो IQ लेवल था वो बाकी एक एवरेज पर्सन से डबल था, लेकिन वो भी इस चीज़ में आ गए कि इन्वेस्टमेंट में उनको नुकसान हो गया। तो आम बंदा कभी भी अगर सोचे कि जो है
मैं बहुत अच्छा स्टॉक इन्वेस्टर हूँ, मैं अच्छी कंपनीज ढूंढ लेता हूँ। ऐसे तो नहीं दुनिया होता। में बहुत आपको जो है डिसिप्लिन के साथ ये सब करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे रूल्स होते हैं, आपको कंपनी को डिटेल में पढ़ना होता है। हम लोग भी जो है, दो हमारे फिलॉसफी है, अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स, जब तक बिजनेस समझ नहीं आता उसमें इन्वेस्ट करना ही नहीं है। और दूसरा, इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड, जिस सेक्टर को आप हर तरीके से समझते हो, फ्यूचर में बता सकते हो कि कौन सी कंपनी ज़्यादा ऊपर जाएगी, फिर ही आप उसमें करते हैं। तो IQ और इन्वेस्टिंग का कोई बहुत ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है। मतलब ये एक तो मैं आपको समझ चुकी हूँ अच्छी तरह। नहीं, इसमें बल्कि जो मैं आपको आसान अकाउंट का बता रहा था ना, जी। उसमें हम लोगों ने भी एक चीज़ की थी अपने घर पे। 3-4 लोग जो हमारे साथ स्टाफ में होते थे, हमने उनका ना आसान अकाउंट ओपन करा दिया था 3 साल पहले जी। और 2,500 रुपये वो खुद इन्वेस्ट करते होते थे। 2,500 रुपये हम लोग उनकी एक तरह से सैलरी इंक्रीज़ करके उनको 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते होते थे। माशाल्लाह। तो सोचें अगर वो भी कर सकते हैं तो ये बहुत आसान है। आपने सिर्फ जो परसेंटेज है उसके हिसाब से डिवाइड करना है। जी। हर कोई कर सकता है। बिल्कुल। आई एम सॉरी, मैं दूसरी डायरेक्शन में चला गया। आपका क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा मेरे माइंड से निकल गया मुझे। नहीं, मेरा सवाल बस यही था कि बंदे को खुद अपने हाथ में ले लेना चाहिए कि पोर्टफोलियो मिक्स कैसे बनाएंगे, या किसी पे डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग आजकल तो एडवाइस दे रहे हैं ना, जैसे आप तो यू आर डूइंग इट फॉर द ग्रेटर गुड। मैं आपका यूट्यूब चैनल देखती हूँ, आप फाइनेंशियल लिटरेसी में एक्चुअली लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं। मगर कई टिकटॉक पे मैं स्कैम्स भी देखती हूँ जो लोग कहते हैं हमें थोड़े से पैसे दे दो, हम तुम्हारा ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो वो मैं आपसे पूछ रही थी। चलिए मैं आपको एक स्कैम्स का फ्रेमवर्क भी बताता हूँ कि उससे कैसे प्रोटेक्ट करना है जी। बट फर्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं मैं खुद करूँ या मैं किसी और से करवा लूँ। जी। अब आप किसी और से क्यों करवाएंगे? उसका मकसद एक ही हो सकता है। अब जो एवरेज रिटर्न आ रहा है इंडेक्स का, जो कि खुद बहुत अच्छा है, मकसद यही होगा ना कि आप किसी ऐसे एडवाइस लें जो उससे भी ज़्यादा ला के। बिल्कुल। जैसे कि अमेरिका की एग्जांपल दी, उधर 8-9% की एवरेज है, वॉरेन बफेट ने 20% ला के दिया ओवर टाइम। तो अब फिर आपको उसको जज करना है कि क्या इसमें ये एबिलिटी है, क्या ये कंपनीज़ को और बिजनेसेस को इतना डीपली अंडरस्टैंड करता है कि ये 50 कंपनीज़ में से 20 अच्छी निकाल सकता है, क्या इसका थोड़ा बहुत कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई मिनिमम, अगर कोई लेट से बहुत यंग है तो 2-3 साल, अगर कोई पुराना है 20 साल का उसका एक्सपीरियंस है तो 5-7 साल, जिसमें जो एवरेज रिटर्न आया है इसने उससे ज़्यादा ला के दिया है, क्योंकि फिर वो कोई फ़ीस भी चार्ज करेंगे। बिल्कुल। तो उनका जो रिटर्न है दैट शुड बी एवरेज इंडेक्स रिटर्न प्लस फ़ी, और उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। जी। तो इसमें फिर आपको उनको थोड़ा सा जज करना होगा, इनकी नॉलेज कितनी है, ट्रैक रिकॉर्ड कितना है। और जब आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट साइज़ बढ़ जाए, लेट से 50 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, फिर आपको ये बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अब आपका पोर्टफोलियो साइज़ इतना है कि अब अगर इस पर एक्स्ट्रा रिटर्न लाएगा कोई 4-5% का, तो वो बहुत जो है ना आपकी कंपाउंडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। एक आपको ऐसी नंबर बताता हूँ, लेट से एक बंदा है वो 18% पे कंपाउंड करता है जो एवरेज आ रहा है जी। उसके 4 साल में पैसे डबल होते हैं। अगर कोई 25% पे करता है तो उसके 3 साल में पैसे डबल होंगे। और सोचें 16 साल ऐसा नंबर लेते हैं, 24 ईयर्स बाद जो 4 साल में पैसे डबल कर रहा है वो 6 टाइम्स डबल करेगा। 6 टाइम्स डबल होता है 2 to the power 6, 64, यानी कि आपका पोर्टफोलियो 64 टाइम्स बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई हर 3 साल में पैसे डबल कर रहा है तो वो 8 दफ़ा डबल करेगा 24 ईयर्स में, 2 दफ़ा एडिशनल डबल होगा। तो अगर आपके पास लेट से 1 लाख था जी, नॉर्मल रिटर्न पे वो 64 लाख होगा जी, लेकिन एक्स्ट्रा रिटर्न पे वो 2,56 लाख हो जाएगा। सो अगर कोई आपको 5-7% एक्स्ट्रा रिटर्न ला के देता है ऑन एवरेज हर साल, उसकी बहुत वैल्यू है लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ये कर सकते हैं। उसके लिए बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हमेशा किसी भी एडवाइज़र के पास जाएँ, वो कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, म्यूचुअल फंड हो, आप देखें उनकी फ़ीस क्या है और वो जो एक्स्ट्रा रिटर्न ला के दे रहे हैं, क्योंकि जो हमने आपको तरीका बताया उसकी तो फ़ीस बहुत कम है, मुश्किल से 0.25% होगी साल की जी। तो आप फ़ीस और एक्स्ट्रा रिटर्न को कंपेयर करें। अगर एक्स्ट्रा रिटर्न इज़ मोर देन द फीस तो फिर वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अब सेकेंडली जो स्कैम से बचने का फ्रेमवर्क, और इसमें ना सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, एंड में हर कोई लेट से कोई घर खरीदना चाह रहा होता है, उसके लिए सेव कर रहा होता है। अभी उसने ना 2, 3, 4 लाख 5 लाख सेव किए हैं, लेकिन प्लॉट तो है 50 लाख का, तो कहता है कोई तरीका सोचता हूँ कि ना ये 5 जल्दी से जो है ना 25 हो जाए। तो वो लालच आ जाती है स्कैम्स की। स्कैम्स वाले भी जो है आपको इस तरह से अप्रोच करते हैं कि आप हमें 5 लाख दें, हर महीने हम आपको जो है तकरीबन 25,000 का प्रॉफिट देंगे। तो कुछ फाइनेंशियल रियलिटीज़ को ना अपने सामने रखें। दुनिया के जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं ना, वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, इन सब का रिकॉर्ड है तकरीबन 20 से 25% पर ईयर, यानी कि महीने का 1.5 से 2%। तो अगर आपको कोई भी कहता है ना मैं आपको इससे ज़्यादा लाके दे सकता हूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो स्कैम है। वो असल में फाइनेंशियल रियलिटीज़ जो हैं दुनिया की, जो टॉप इन्वेस्टर्स ने किया उसमें फिट ही नहीं होता। मोस्ट प्रॉब्ली वो आपका नुकसान कराएगा या पैसे लेके भाग जाएगा जी।
जी। और सेकेंडली फिर आप जिससे भी डील करें उसकी SCCP रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। बाहर के मुल्क की भी रजिस्ट्रेशंस को इतनी इंपॉर्टेंस न दिया करें। दुनिया में बहुत सारी ऐसी जुरिस्डिक्शन हैं जहाँ पे आप जो है $100 की फ़ीस दे के कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं और पाकिस्तानियों को लगता है कि ये इंटरनेशनल कंपनी है, बड़ी सिक्योर होगी। लेकिन आप सिर्फ पाकिस्तान में रह के ही कोई अगर आपके साथ स्कैम कर लेता है तो आप उसको जो है परस्यू कर सकते हैं। सो ये 2 चीज़ें अपने माइंड में रखें, इससे आप जो है ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्कैम से बच जाएंगे। और ये सबको पता नहीं होता ना कि SCCP के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, या अगर पता भी होता है तो उसको कैसे वेरीफाई करें। जो घर बैठे हुए लोग हैं उन्हें नहीं आ रहा होता ये सब, और वो बस देखते हैं कि इजीली एक्सेसिबल कोई शख्स है और वो उन्हें दिलासा दे रहा है कि नहीं मैं कर दूंगा, तो मतलब फिर बंदा कहता है चलो 5,000 ही तो है पर मंथ करके देखते हैं ट्रस्ट। तो अब आप बताएं कैसे। अच्छा, इसमें पाकिस्तान में जब आप अपना बैंक अकाउंट आपने खोले उसमें तो आई थिंक सब ने ओपन कराया, उसमें कोई ऐसे स्कैम नहीं होते जी। फिर आपने ब्रोकरेज अकाउंट ओपन कराना है, वो भी जो है आप वेबसाइट पे जाएं। हमने ऑलरेडी आपको एक बात भी बता दी, आप जिनके साथ आपने जो है अच्छा एक्सपीरियंस है वहाँ पे भी आप ओपन करा सकते हैं, रजिस्टर्ड एंटिटी है, सब कुछ है। उसके बाद जो है ना आपने सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल रखना है जी। उधर आपने जो है ना कोई गलती नहीं करनी और कोई आपको इसके खिलाफ भी एडवाइस देना उसकी बात नहीं सुननी। फर्स्ट ये है कि एक तो आप किसी को कैश नहीं दे सकते, जैसे हमने पहले ही बात की, तो आपने हमेशा जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है और आप चेक लिखें या आप बैंक की ऐप से ट्रांसफ़र करें। आपने हमेशा उस ब्रोकरेज अकाउंट के नाम पे जो अकाउंट है ना उसमें ट्रांसफ़र करना है। ठीक। इवन अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव भी आपको कहें ना हमारा कोई प्रॉब्लम हो गया कंपनी का, इस दफ़ा आप मेरा जो पर्सनल अकाउंट है ना उसमें आप ट्रांसफ़र कर दें, हम इसको सॉर्ट आउट करके 2 दिन बाद जो है आपको शेयर जो है कंपनी के अकाउंट से लेकर ट्रांसफ़र आपने बिल्कुल नहीं करना। ठीक। अगर आप उस कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो कल को आप SCCP और सबसे जो है कह सकते हैं मैंने ये पैसे जमा कराए थे, कहाँ हैं ये। अगर आप किसी इंडिविजुअल को दे देंगे ना फिर जो है वो लेके भाग जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। ये फर्स्ट स्टेप है। जो भी आपने बैंक से पैसे भेजने रजिस्टर्ड ब्रोकरेज अकाउंट में भेजने जी। और सेकंड फिर ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूर रहना है। ट्रेडिंग के अगेन जो रिजल्ट्स हैं ना वो फिर वेरी कर सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रेडिंग में जो है ना एक अच्छी इनकम कमा लेते हैं, ज़्यादातर लोगों का नुकसान ही हो जाता है। इस चीज़ पे मुझे थोड़ा सा आपसे वो हो रहा है कि ट्रेडिंग की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो आती हैं ना, जैसे अभी वो जो वॉर का एक वो आया था कि जी पूरा ये हो जाएगा, खुदा न खास्ता क्या होगा, लोग उसमें बहुत ज़्यादा बेच रहे थे, एक आपाधापी सी थी। तो उसमें तो इट वाज अ स्वीट स्पॉट लोगों के लिए कि नहीं इस वक्त स्टॉक्स ले लो क्योंकि फिर मार्केट ऊपर जानी ही जानी थी। आप एग्री नहीं करते इस चीज़ से? आपको लगता है कि बिल्कुल सेफ जोन में ही रहना चाहिए, या फिर मतलब इस तरह के छोटे छोटे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत कम आते हैं? नहीं, बिल्कुल आती हैं। और आप जैसे जैसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको बनता जाएगा ना तो आपकी एक नेचुरल इंक्लिनेशन भी आपकी बन जाएगी जज करने के लिए कि अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए या अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए। लेकिन इसमें ना आपको सिर्फ इतना करना चाहिए कि लेट से कोई बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है स्टॉक मार्केट वॉर की वजह से, किसी और की वजह से, तो आपने उस महीने अगर लेट से 10,000 रुपये डालने थे जी, आप थोड़े से और पिछले जो आपकी सेविंग्स हुई है ना आप एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट करें। सही सही। पूरे कैपिटल के साथ ये ट्रेडिंग मत करें। और इंडिविजुअल छोटी कंपनीज़ में ले लिया, इसका शेयर बढ़ने वाला है, आप शुरू में ट्राई करने के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं, आप 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो साइड पे कर दें। इससे ना मैं थोड़ा सा ट्राई करूँ जी, मैं डिफरेंट स्टॉक्स भी लेके देखूंगी, हो सकता है अच्छा रिटर्न आ जाए, या ये जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं ऊपर नीचे होने की, इसमें भी मैं। लेकिन अगेन आपको 1 साल बाद ही रियलाइज़ हो जाएगा ज़्यादातर लोगों को 6 महीने में कि एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसको करने से जो है आपका ओवरऑल बिहेवियर या मेंटल हेल्थ वो भी अफेक्ट होती है क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली सोते वक्त भी यही सोच रहे होते हैं कि मैंने क्या करना है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और फिर एंड में कोई बहुत ज़्यादा इसका रिटर्न नहीं आता। और दुनिया में आप देख लें कितने ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं रिटेल लेवल पे जो कि पार्ट टाइम बेसिस पे करते हैं, लेकिन अगर किसी ने बस ले कर छोड़ दिए होते उससे तो प्रॉफिट कमाया ही कमाया जी। तो और ट्राई कर सकते हैं आप, बट कम अमाउंट से करें। एक और चीज़ भी, मतलब ये भी आप सही कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा एक तो ये आती नहीं है स्पाइक्स जो मतलब एक्सपेक्टेड हो क्लियरली, और दूसरी चीज़ आई थिंक जो आप बात कर रहे हैं कि उसमें मेरा ये सवाल होगा कि जैसे कुछ सेक्टर्स होता है आपको पता होता है कि इस सेक्टर में आगे इन्वेस्टमेंट आएगी, जैसे AI है, उसमें आम बंदे को भी आई थिंक 3-4 साल पहले आइडिया था कि ये जो टेक कंपनीज़ हैं जो स्पेसिफिकली AI पे फोकस कर रही हैं यहाँ पे कुछ इंक्रीज़ आएगा ही आएगा। तो ऐसे भी तो आपको लगता है ना कि इन मौक़ों को भी थोड़ा सा कैश कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर मुझे प्रीएम्प्टिवली लग रहा है कि EV गाड़ियों में हो सकता है कि सेल ज़्यादा हो जाए, मैं अभी से ही उसमें थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर दूँ, इस तरह, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से भी आपको आइडिया हो जाता है कि अब ये किस तरफ जा रहा है। इससे आप एग्री करेंगे? या आई विल एग्री बट विद अ कैविएट। वो ये है कि आप इस तरह समझ सकते हैं स्टॉक मार्केट इज़ लाइक अ पजल, यानी कि अगर आपने कोई कंपनी में अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है ना तो 7-8 चीज़ें देखनी होती हैं जी, जिसमें से एक चीज़ ये होती है कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की ग्रोथ आगे क्या लग रही है,
EVs आ रही हैं, या पाकिस्तान में लेट से एग्रीकल्चर के बूम की भी बड़ी बात होती है। एकदम से चीज़ें चेंज हो गई हैं। आज से अगर आप 2 साल पहले जाएँ तो बात होती थी कि SIFC के थ्रू बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट आएगी जी, और आज जो एग्रीकल्चर स्ट्रगल कर रहा है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो फ्यूचर में इंक्रीज़ होंगी, एक ये से जस्ट वन पार्ट ऑफ द पजल। जी, दूसरा पजल का पार्ट ये हो सकता है कि जब तक EVs को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, यानी कि उनकी प्राइस को नीचे लेकर नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो काफ़ी महंगी हैं, तो ये सब कैसे होगा? ये सेकंड पजल है। आपको वेट करना चाहिए कि जब गवर्नमेंट सही पॉलिसी लेकर आए फिर ये बूम क्रिएट होगा ना। बिल्कुल। थर्ड पजल है, आपने सब कुछ देखा बट ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, जैसे कि US में .com बबल में हुआ था। सबको पता था इंटरनेट जो है वो हर घर घर में पहुंच जाएगा, लेकिन हर कंपनी से उसको फ़ायदा नहीं हुआ। बिल्कुल। कोई कंपनीज ख़त्म हो गई, कोई कंपनीज अभी सिर्फ वेबसाइट बनाई हुई थी और वो $10 बिलियन पे आपने उनको बाय कर लिया। तो जो आप सोच रहे हैं उसमें सारी कंपनीज विनर्स नहीं होती। फिर गवर्नमेंट ने भी उसको थोड़ा सा सपोर्ट करना होता है, आपने उसकी प्राइस भी चेक करनी होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो फ्यूचर में इतना बड़ा बूम आना है वो ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्टिव है। तो ये करने के लिए फिर आपको ना अपने अंदर ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए कंपनी कैसे जो है वो उसको एनालाइज करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। अगर आपने 5-10 मिनट या 1 घंटा लगाना है 1 साल में या 6 महीने में, तो फिर आपको ना बस इंडेक्स के साथ चलना चाहिए। सही। अगर EV बूम आएगा तो कोई ना कोई कंपनी टॉप 15 में आ जाएगी और आप वो भी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बन जाएगी जी। अगर आपने ज़्यादा रिटर्न कमाना है इंडेक्स से, तो फिर आप ये सारी चीज़ें करें, पढ़ें भी फ्यूचर में टॉप कंपनी कौन सी है, पूरा एक अपना फ्रेमवर्क भी बनाएं कि मैं ऐसे इन्वेस्टिंग करूँगा, ये मेरे रूल्स हैं। वो सब आप फिर जो है ना वो वैल्यू एडिशन है। बट 90% ऑफ द पीपल वॉचिंग, उनके लिए जो सबसे आसान तरीका है दैट इज़ मिमिक द इंडेक्स। बिल्कुल, आंखें बंद करके बस टॉप 15 कंपनीज बस में भरोसा जिस तरह रखें, आपने कहा है। हाँ भरोसा रखें कि पाकिस्तान में बिजनेस ओनर्स जो है ना वो पैसा बनाते रहेंगे। जी, अब पिछले 20-25 सालों में हर तरह की चीज़ें हुई हैं, बट बिजनेस ओनर्स ने पैसा बनाया है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगले 20-25 सालों में भी वो बनाते रहेंगे। तो आप भी अपनी सेविंग्स को उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें। और ये जो कुछ बड़ी कंपनीज जिनके बॉयकॉट्स चल रहे हैं, आपको लगता है कि इस दिस मैं वैसे आपसे एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन ले रही हूँ कि कैश आउट कर लेना चाहिए? आपको लगता है कि ये बॉयकॉट से ज़्यादा हिट होते रहेंगे, या फिर बस ट्रस्ट करना चाहिए प्रोसेस को, क्योंकि कुछ बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जिनको बॉयकॉट किया जा रहा है ना? देखिए, दुनिया में ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जहाँ पे बॉयकॉट्स हुए और वो कंपनीज उस मुल्कों से ख़त्म हो गई और वहाँ के लोकल ब्रांड्स ने जो है वो कैप्चर कर लिया। जी। लेकिन ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जहाँ पे उस टाइम तक चला बॉयकॉट और फिर जो है चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई। तो इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और शायद किसी के पास भी इसका आंसर ना हो। बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप इंडेक्स वाली चीज़ फॉलो कर रहे होंगे तो दीज कंपनीज विल बी अ स्मॉल परसेंटेज। अगर इनमें लेट से कोई डाउनफॉल आता भी है तो आपकी बाकी कंपनीज जो है ज़्यादा फ्लरिश कर जाएंगी। जी। सो इस तरीके से जो है अगर आप एक्टिवली उसको मॉनिटर कर रहे हैं, फिर आपको देखना चाहिए क्वार्टरली बेसिस पे सेल ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। डिस्ट्रीब्यूटर से आप बात करें कि क्या लोगों का रुझान है, आप इसको बॉयकॉट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे भी तो बॉयकॉट हो सकता है ना, सिर्फ रिटेल लेवल पे थोड़ी होता है, उसका इम्पैक्ट शायद और ज़्यादा होता है। तो वो फिर आपको सारी चीज़ें जो है ना मॉनिटर करनी पड़ेंगी। आपका सेल्फ जो है सोचने का तरीका क्या है, क्या आपकी एथिक्स के हिसाब से उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो अगर तो आप नॉर्मल परसेंटेजेस फॉलो कर रहे हैं तो वो इट सेल्फ बैलेंस आउट हो जाएगा, आपको प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप एक्टिवली करें तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं जो उसके बारे में आपको सोचना चाहिए बिफोर टेकिंग द डिसीजन। और एक और चीज़ होती है जो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान के केस में काफ़ी ऑब्जर्व किया है कि हमारी गवर्नमेंट का एक बजट आता है, फिर उसमें एक पॉलिसी आती है और 2 महीने बाद वो पॉलिसी वापस हो जाती है। और मगर वो जो मार्केट को एक थोड़ा सा हिट लगता है क्योंकि लोग थोड़े वो जाते हैं कि अनसर्टन से कि अब क्या होगा। जैसे फॉर इंस्टेंस रियल एस्टेट में तो ये बहुत ही ज़्यादा वो करते हैं ना कि कभी कभी बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा देते हैं, डिविडेंड्स पे टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इस तरह के जो थोड़े से झटके लगते हैं, आपके ख्याल में लोगों को बस वो बर्दाश्त कर लेने चाहिए चुप करके, या फिर उस वक्त एक पैनिक क्रिएट होता है, बंदा सोचता है कि अब तो अगले साल और डिप आएगा क्योंकि टैक्स बढ़ गया है, तो बस बेच देना चाहिए? इस चीज़ को कैसे डील करना चाहिए? इसमें अगेन वो लोग जो थोड़ा एक्टिवली कर रहे हैं ना, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप भी शायद थोड़ी सी शौक हों कि जैसे अभी हम इधर बात करें, अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट की तो आपका टॉप बिजनेस ओनर्स की तरह का रिटर्न आ जाएगा ओवर जितने भी साल आप करेंगे। बट स्टॉक मार्केट के थ्रू जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेस ओनर्स हैं ना, आप उनसे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि अब आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। आप जो है मिज़ान बैंक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आप गुल अहमद टेक्सटाइल में भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप अगर उन बिजनेसेस को ओनर्स की तरह समझते हैं और लेट से गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ जाती है जो कि
टेक्सटाइल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दी। जैसे पाकिस्तान में पिछले 2 साल में गैस बहुत महंगी हो गई है जी। अब जो टेक्सटाइल ओनर्स हैं ना, वो अपनी फैक्ट्री नहीं बेच सकते। वो 5 साल लगेंगे उनको मोस्ट प्रॉब्ली गवर्नमेंट को समझाने में कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, आप इसको रिवर्स करें। उनके 5 साल हो जाएंगे ज़ाया, हो सकता है उसमें लॉस भी हो जाए उनका। जी। आप चुपचाप जो है दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है आप उसको यूज़ करके जो भी उस टाइम के टॉप बिजनेसेस हैं आप उसमें जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वॉरेन बफे ने ये सेम चीज़ किया इन अमेरिका। ही हैज़ द नॉलेज ऑफ ऑल बिजनेस ओनर्स, ऑल तो नहीं, कुछ 80-70% ऑफ द कंपनीज, उनको पता है कैसे चलती हैं, उनकी असल वैल्यू क्या है, और जो भी उसके हिसाब से पॉलिसी आती है गवर्नमेंट की, उसकी वजह से अगर टॉप कंपनी चेंज हो जाती है तो फिर वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको चेंज कर लेते हैं। बजट में भी सेम चीज़ होती है। बजट में पाकिस्तान में आती हैं ऐसी पॉलिसीज़ कि एकदम से एक पर्टिकुलर सेक्टर अगर काफ़ी अच्छा था बट उस पर कोई ऐसा टैक्स आ जाता है या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, वो टॉप कंपनी नहीं रहता। तो फिर आपको भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है, अगर आप एक्टिवली कर रहे हैं तो आपको उसको रियलाइज़ करना चाहिए और चेंज भी करना चाहिए। इसकी एग्जांपल है, एक बड़ी अच्छी कंपनी है इंटरलूप। सो उसकी बड़ी अच्छी ग्रोथ भी है, पाकिस्तान के एक तरह से फ्लैग कैरियर भी है, बट 1 साल पहले उस पर इनकम टैक्स अप्लाई हो गया था। पहले एक्सपोर्ट्स पे टैक्स अप्लाई नहीं होता था। एकदम से जब उन पे 39% टैक्स अप्लाई हुआ तो उनकी जो फेयर वैल्यू है वो भी 30% से डिक्लाइन हो गई। बिल्कुल, क्योंकि अब उनकी टेक होम इनकम कम हो गई। और अब देखें आप पिछले 1 साल में बाकी सारी कंपनीज ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन इस कंपनी ने नहीं दिया क्योंकि इसके डायनामिक्स चेंज हो गए थे। तो अगर आप एक्टिवली कर रहे हैं तो फिर ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखा करें। और उसमें बजट जो है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जिसमें अगले 1 साल की पॉलिसीज चेंज होती हैं। बजट में जैसे कुछ कंपनीज पे अगर लग रहा है टैक्स और उसको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, बजट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी एक चीज़ है, टैक्सेस के नाम भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कुछ कैपिटल गेन्स टैक्स, कुछ CVT, कुछ एक्साइज ड्यूटी, कुछ लेवीज लग जाती है। तो आम बंदे को वो इतना क्लियरली तो नहीं समझ आ रहा होता कि कौन से उस पर होगा। इसके लिए तो फिर सिर्फ वो ही कर सकता है जो बहुत थरोली उसको पढ़े बैठ के और समझे। मगर इसके अलावा एक और चीज़ भी बजट से जो मैंने देखा है इम्पैक्ट आता है कि मार्केट ओवरऑल भी थोड़ी सी ना एकदम से डाउन सी हो जाती है, एक वो आ जाता है, थोड़ा अनसर्टेनिटी वाला बिहेवियर आ जाता है। तो उस टाइम पे अगर हम कैश आउट करेंगे तो मुझे लगता है प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगी। इवन इंटरलूप की जैसे आपने एग्जांपल दी, उस टाइम को थोड़ा परसिवेयर करके वेट करके आपको लगता है जब थोड़ा सा बेहतर हो जाए ओवरऑल ही स्टॉक एक्सचेंज का माहौल, तब बेचना चाहिए, तब आपको दूसरी कंपनी में मूव करना चाहिए, या बजट आते ही आपको स्टेप ले लेना चाहिए? जब भी एक चीज़ फाइनलाइज हो जाए ना कि अब ये गवर्नमेंट ने स्टेप ले लिया जी और ये फाइनल हो गया, तो आप वो टाइम होता है सही जो है ना स्टेप लेने का। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा इस तरह करने लग जाएं, इस तरह सोचें कि मई के महीने में ना मैं सेल कर देता हूँ और फिर जो है जैसे बजट फाइनल हो जाएगा ना मैं फिर ख़रीद लूँगा। आप इसको इवन बैक टेस्ट भी करेंगे ना 20-25 सालों में, कुछ साल होंगे जिसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन कुछ साल होंगे उसमें आपको नुकसान भी होगा। बिल्कुल, क्योंकि मार्केट बड़ी एफिशिएंट होती है, सबको पता होता है बजट आना है। हाँ, कर रहे होते हैं सब वेट एंड वॉच, बट एक कांस्टेंट बेसिस पे जो न्यूज़ फ्लो आ रहा होता है उसके हिसाब से चीज़ें एडजस्ट हो रही होती हैं। तो आम बंदे को तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इवन अगर कोई एक्सपर्ट भी है ना, उसको भी ये वाली चीज़ तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि बजट से 1 महीना पहले बेच दें और फिर ख़रीद लें। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली देखें जिस कंपनी जो सबसे अच्छी कंपनी आपको लग रही है उसमें अगर कोई मेजर चेंज आ गया तो फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। और आपने जैसे टैक्सेस की बात की, आई थिंक जिस पर्टिकुलर चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया होता है ना उसके टैक्सेस आपको समझ आ जाते हैं। अगर कोई जैसे स्टॉक्स में करता होगा ना उसको पता होगा कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, डिविडेंड टैक्स क्या होता है, क्योंकि उसने खुद देखा होगा उसके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, थोड़े से कट जाते हैं तो वो टैक्स है। इसी तरीके से जब प्रॉफिट होता है तो CGT भी समझ आता है। हाँ, ये है कि उसको फिर प्रॉपर्टी पे विद होल्डिंग टैक्स क्या है उसकी इतनी समझ नहीं होगी, लेकिन जो काम आप खुद कर होते हैं उसके टैक्सेस की जो है आपको अच्छी समझ आ जाती है। जैसे अभी वो डिजिटली यूज्ड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने वो लगा दिया है, मगर अब इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आ रहा है लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स जो हैं। लोगों को बस ये टेंशन है कि टीमू पे प्राइसेस महंगी हो गई। अब आप कैश ऑन डिलीवरी पे कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो उस पर 1 से 3% थोड़ी सी प्राइस एक्स्ट्रा आपको पे करनी पड़ेगी और इससे काफ़ी कंपनीज इम्पैक्ट होंगी। अच्छा, मैं आपसे एक और थोड़ा सा यहाँ से मैं एक और डायरेक्शन में जाऊँगी। एक और मैंने सवाल आपसे पूछना था कि ETF की भी बात लोग करते हैं, जो मैं फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड जो वीडियोस बन रही हैं उसमें काफ़ी लोग इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा अगर आप बताएं। अच्छा, ETFs होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, और जो परफेक्ट ETF होगा ना जी, वो वही होगा जो हमने आपको बताया। अगर KMI 30 का ETF होगा ना तो वो यही होगा कि उसने बैक एंड पे यही 30 कंपनीज जो उनकी परसेंटेज है उसके हिसाब से ख़रीदा हुआ है। तो आपको इंडिविजुअली ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है जी। आप वो एक ख़रीद लें और एक कंपनी है जिसने बैक एंड पे वो आप जो भी पैसे डालते हैं ना उसमें वो उसी परसेंटेज से वो चीज़ ख़रीद लेते हैं। प्रॉब्लम इधर आती है
ETFs दुनिया में बहुत मशहूर हैं और उनकी साल की फ़ीस भी 0.25% से लेकर 0.5% की रेंज में होती है, जो कि बड़ी मिनिमल होती है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, आम बंदे का काम भी जो है आसान कर देता है, बट पाकिस्तान में है नहीं। पाकिस्तान में जितने भी ETFs हैं वो बहुत कम कंपनीज़ को कैप्चर करते हैं। जो 2-3 मैंने देखे हैं उसमें मुश्किल से 10-12 कंपनीज़ हैं जी। तो 10-12 कंपनीज़ तो सारी कंपनीज़ को सही तरीके से कैप्चर नहीं कर रही। आप ETF में इन्वेस्ट कर देंगे, आप देखेंगे अगले साल स्टॉक मार्केट 50% बढ़ गई, आपका ETF जो है 30% बढ़ा है, फिर उसका क्या फ़ायदा। तो जब पाकिस्तान में कोई सही तरीके से एक ETF डेवलप हो जाएगा जी, और उसमें वॉल्यूम भी अच्छी होगी, यानी कि एक बंदे ने 50 लाख रुपए लगाए हुए हैं और वो चाहता है कि वो 50 लाख निकाल ले उसी दिन, तो उसमें इतनी ट्रेडेड वॉल्यूम भी होनी चाहिए कि ईजिली आप लिक्विडेट कर लें। तो एक तो उसकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, सही, और एक उसमें रोज़ बाइंग सेलिंग भी होनी चाहिए ताकि जितने भी पैसे लगाए हैं वो एक दिन या 2 दिन मैक्सिमम में अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको लिक्विडेट कर सके। ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि ETFs को मैंने भी थोड़ा सा स्टडी किया और मैंने देखा कि वो एक सेक्टर हैवी बहुत ज़्यादा है। जो 5-6 ETFs मैंने सुना के हैं और वो कोई सीमेंट पे फोकस कर रहा है, कोई ऑयल एंड गैस पे फोकस कर रहा है, तो वो उस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आपने इतनी अच्छी तरह चीज़ें एक्सप्लेन किया ना कि मेरे माइंड में अपनी मैथ्स चल रही है कि अच्छा हाँ मैंने यहाँ इस सेक्टर में इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, अच्छा ये ऐसे। पर इससे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप माशाल्लाह मतलब यू आर सो अकम्प्लिश्ड, आपने अपनी कंपनी बनाई है, राइट, यू आर द CEO ऑफ ARN फाइनेंशियल्स, आप इतने लोगों को एडवाइस भी देते हैं, आप मास्टर क्लास भी रन करते हैं, प्लस आप यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाते हैं, आपकी ट्विटर पे भी कम्युनिटी है। तो ये सेंटिमेंट आप में ये कहाँ से आया, ये कि मैंने लोगों से ये फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बात करनी है, मैंने ये मैसेज लोगों को पहुँचाना है, मैंने लोगों को एजुकेट करना है, मतलब क्यों करते हैं आप ये? आई थिंक जो सबसे ज़्यादा, मैंने बुक्स भी काफ़ी पढ़ी थी, बट सबसे ज़्यादा ना वॉरेन बफेट से सीखा। सो उनकी जो AGMs होती थी ना, उसमें लोग इन्वेस्टिंग से अलावा लाइफ पे भी बात करते थे, तो उनके बारे उनसे भी लोग ये सवाल करते थे आप क्यों करते हैं ये। बाकी लोग तो साल में एक दफ़ा मीटिंग करते हैं, 15 मिनट की मीटिंग होती है, इतना वो लोगों को एक्सप्लेन नहीं करते। सो आप खुद एक दिन रियलाइज़ करेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं, स्पेशली अगर आपके मुल्क में वो उसके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो अगर आप उसको एक वाइडर ऑडियंस पे लेके चले जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। कभी कभी तो मुल्क भी बदल जाते हैं थोड़े थोड़े। खुद ही आप सोचें, जैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो काफ़ी कम है जी, और सारे लोग जो है रियल एस्टेट की तरफ जा रहे हैं। हालांकि आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, अच्छी सोसाइटीज़ भी निकाल लें आप रियल एस्टेट की, उनके रिटर्न्स जो है स्टॉक मार्केट से कम है। मतलब जिनकी एग्जांपल्स आपके घर में लोग बैठ के देते हैं कि मैंने 2005 में यहाँ पे प्लॉट बुक कराया था और देखो वो 10 लाख से जो है 1 करोड़ का हो गया जी। कंपाउंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कोई रिटर्न है ही नहीं, स्टॉक्स का उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न है। तो रियल एस्टेट की पाकिस्तान में जो स्टोरी है बहुत अच्छी है, रियलिटी अच्छी नहीं है। स्टॉक्स की रियलिटी बहुत अच्छी है, स्टोरी अच्छी नहीं है। तो हम लोगों का ये मिशन है कि वी हैव टू क्रिएट एन आर्मी ऑफ 10,000 एक्सपर्ट रिटेल इन्वेस्टर्स। इसमें से हमने अराउंड 1,000 जो है ऑलरेडी अचीव कर लिया है इन आवर फर्स्ट 18 मंथ्स। सो हमारा ये पूरा विजन है कि जो वॉरेन बफे के प्रिंसिपल्स हैं, रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट, और लोगों को ये बताना कि बिजनेस ओनर्स विल ऑलवेज मेक द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी इन द लॉन्ग टर्म। तो आपने अपनी सेविंग्स को हमेशा इनके साथ जो है ना इन्वेस्ट करना है। सो ये एक मिशन है, लार्जर मिशन ये है कि पाकिस्तान में 1 मिलियन लोग जो है ना उन तक ये इन्वेस्टिंग का और रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट जो है ना वो उन तक पहुँच जाए। और उससे जो है, अभी जैसे हमने बात की, जो 5,000 भी सेव कर सकता है हर बंदा, उससे भी उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। एक टाइम ऐसा आएगा कुछ टाइम बाद कि फिर आपका पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको फिर जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप अपना पैशन प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या आपने अगर जैसे प्लान किया था मैंने हज करना है, आप हज कर सकते हैं उस सेविंग्स से, या अपनी फैमिली के लिए घर ख़रीदना है आप उससे वो भी कर सकते हैं। सो ये सारे विजन्स हैं। लास्ट 1 ईयर में हमने काफ़ी सक्सेस स्टोरीज भी देखी हैं अपनी कम्युनिटी में। लोग काफ़ी ज़्यादा शेयर करते हैं हमारा इतना प्रॉफिट बन गया, हम जो है अब सोच रहे हैं गाड़ी अपग्रेड कर लें। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमने गाड़ी अपग्रेड नहीं करनी, हमने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है जी। हमने उस लेवल तक अपने पोर्टफोलियो को लेके जाना है कि अब हमारी जो पैसिव इनकम है ना वही हमारे घर के खर्चे चलाए। तो डिफरेंट जर्नीज सुन के भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। बट आई थिंक दिस इज़ 30 to 40% ऑफ द मोटिवेशन। 60 to 70% ऑफ द मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन। ऐसे ही है बिल्कुल। पिछले 6 साल ऑलमोस्ट आई बीन डूइंग दिस रिसर्च और सारी चीज़ें। सो आई जस्ट एन्जॉय डूइंग दिस। मतलब मैं अगर सुबह, कल भी कोई संडे का दिन है कल, बट अगर कोई मुझे कहे कि आपने कल 8 घंटे इसमें स्पेंड करने हैं रीडिंग अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी, रीडिंग अबाउट कंपनी, सो आई विल एन्जॉय दिस। सही। और अगले 20 साल भी अगर ये काम करना है तो आप कोई भी चीज़, कोई भी मोटिवेशन, कोई भी अमाउंट ऑफ वेल्थ कैन नॉट गिव यू दैट काइंड ऑफ एनर्जी एवरी डे, जो कि आपको अगर कोई चीज़ करके मज़ा आ रहा हो।
मैंने तो अपनी एक्सपीरियंस में भी यही देखा है कि कभी भी अगर आपको मौका मिले अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने के लिए, तो आपको वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए उसको। पहले मैं सबको कहता होता था, टू ऑल द यंगर ऑडियंस, कभी भी आपको मौका मिले अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने का, तो उसको ज़रूर लीगा, क्योंकि उसमें आपके चांसेस होते हैं कि आप 5 से 7 साल में एक्सपर्ट बन सकते हैं। लास्ट नाइट आई वॉज लिसनिंग टू एन इंटरव्यू ऑफ रे डैलियो, और US की जो डेट क्राइसिस चल रहा है उस पर काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे थे, तो आप लोग वो भी देखिएगा, उससे भी काफ़ी नॉलेज बढ़ेगी। बट ही एडेड के मेक योर पैशन योर प्रोफेशन बट थिंक अबाउट द मनी एज वेल। यानी कि बहुत ज़्यादा लोग ज़्यादातर पाकिस्तान में जो फाइन आर्ट्स और आर्टिस्ट्स होते हैं, उस तरह की जो फील्ड्स हैं जी, उसमें वो अपने पैशन को तो बहुत ज़्यादा परस्यू करते हैं, बिल्कुल, बट उसमें जब कैश नहीं करते, हाँ, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती, तो वो फिर थोड़े साल बाद जो है ना, वो एक उनकी बैड मेमोरी बन जाती है। वो तो सोचते हैं कि ये तो मेरा पैशन था, बट इसमें मेरा रिज़ल्ट तो कुछ भी नहीं बना, लोग बुरे थे। तो आप लोग जो है बिल्कुल जो अपनी जॉब में अपने पैशन को प्रोफेशन बनाएं, जो आपके पास सेविंग्स आती हैं उसको इन्वेस्ट करें सही तरीके से, ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। और कभी भी अगर आप बहुत ज़्यादा यंग हैं, सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए, तो उसमें ज़रूर देखें कि कोई सक्सेस स्टोरीज आपके सामने हैं कि नहीं, कोई ऐसा बंदा जो आपसे 5 साल 7 साल सीनियर हो, तो देखें अगर उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है तो उसको अपना मेंटोर भी बना लें। सो दीज वर सम थॉट्स जो मेरे माइंड में आ रही थी। मेन पैशन कम्स फ्रॉम डूइंग व्हाट आई लव टू डू, और यही मैं रोज़ करता हूँ, और इसका रिज़ल्ट जो है आई थिंक काफ़ी अच्छा है। नहीं, आई सी इट इन यू, मतलब योर आईज आर स्पार्कलिंग जस्ट बिकॉज आई एम आस्किंग यू दीज क्वेश्चंस, एंड माशाल्लाह यू आर सो मतलब you're so passionate about it। आपने एक बात बीच में की थी which was so thoughtful, जो मेरे साथ क्लिक कर गई, कि आपने कहा कि आपने अपने हाउस हेल्प के लिए अकाउंट्स खुलवा दिया, आसान अकाउंट, जिसमें आप उनकी तरफ से कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ ह्यूज थिंग। मतलब अगर हर कोई ये एक छोटा सा स्टेप ले ले, लोग ऐसे करते हैं हेल्प अपनी हाउस हेल्प की, उनको कपड़े लेके दे दिए, ऐसी चीज़ें दे दी जिनकी कोई वर्थ नहीं रह जाती, खाना दे दिया। मगर अगर आपने जो स्टेप लिया है, अगर हर कोई अपनी हाउस हेल्प के लिए लेने लग जाए, इवन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो आती हैं अब्दुर्रहमान साहब के, मतलब हम देखते हैं कि वो अभी मैं क्योंकि गवर्नमेंट के साथ भी काम करती हूँ तो उसमें कुछ पॉलिसीज़ लेबर डिपार्टमेंट वगैरह की आती हैं जिसमें उन्हें वो हेल्थ सब्सिडी देते हैं। अगर वो उन्हें ये अपॉर्चुनिटी देने लग जाएं, या आप जैसे लोगों से उन्हें इंट्रोड्यूस कराएं जो उन्हें थोड़ा बहुत ये शऊर दे सकें, आई थिंक ये बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है। मुझे लगता है जो आपने विज़न अपना बताया ना 1 मिलियन, मुझे लगता है आप उससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह एक्सपैंड कर जाएंगे, बिकॉज जितनी एफ़र्ट आप कर रहे हैं, आप जैसे लोग एफ़र्ट कर रहे हैं, मैंने आप जैसे कुछ लोग ही देखे हैं, मगर जितनी एफ़र्ट आप कर रहे हैं, जितना टाइम आप लगा रहे हैं, जिस तरह के आइडियाज़ आप फ्लोट कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है इसका फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत आगे ब्राइट है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा जैसे एफ़र्ट कर रहे हैं, और भी आपने बताया और भी लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में। पिछले 1-2 साल में अच्छा फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड कंटेंट बनना शुरू हो गया। आप भी इतनी अच्छी वीडियोज़ बनाती हैं। इंडिया में शायद ये 10-15 साल पहले शुरू हो गया था, और अब उसका फ्रूट्स जो है सारे देख रहे हैं। तो पाकिस्तान भी उस जर्नी पे स्टार्ट हो गया है। यूट्यूब के थ्रू आप बड़े अच्छी कंटेंट जो है फाइनेंस से रिलेटेड देख सकते हैं। सो इसमें ना, लेकिन एंड में हर किसी ने डिफरेंट पॉडकास्ट भी देखे होंगे, ये वाला भी देख रहा होगा, लेकिन एक्शन आप नहीं लेना होता। बिल्कुल ऐसे आप जितना भी कंटेंट कंज्यूम कर लें, एंड में अगर आप एक्शन नहीं लेंगे ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हर कोई जिस लेवल पे भी है, 5,000 इन्वेस्ट करना चाहता है, 10,000 करना चाहता है, 50,000 से स्टार्ट करना चाहता है, द मैसेज फॉर दिस पॉडकास्ट इज़ कि आपने स्टार्ट करना है, एक्शन लेना है। बाकी आप 1-2 साल लगाएंगे, आपको खुद ही ये सारी कंपाउंडिंग, डिविडेंड्स, सारी चीज़ें जो है समझ आने लग जाएंगी। आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर लेंगे, बट फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट नाउ। Yes, you have to start now, or you also have to stop investing in things which are meaningless। मतलब मैं तो इस चीज़ को इतने मैं बात करती हूँ, अपनी दोस्तों से बात करती हूँ जो सेव नहीं करती हैं, और वो बस डिज़ाइनर क्लोथिंग एंड ऑल ऑफ दिस आइटम्स में स्पेंडिंग एक वो चल रही है। एक वो इतना हमारा विजन ख़राब हो चुका है ना, कि मैं लोगों को फिर स्ट्रगल करते भी देखती हूँ पैसे से, मगर उन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ पे करें। तो वो बस 2 ऑप्शन एंड में उन्हें नज़र आती हैं कि या तो गाड़ी ले लो, क्योंकि गाड़ी को भी पाकिस्तान में अगर आप जानते हो एक एसेट ही समझा जाता है कि जी गाड़ी की प्राइस नहीं कम होती, और वो हुआ भी है पिछले 2-3 सालों में। और भाई घर की छत बना लो चाहे वो छत जो है वो स्कैम से भरी हुई हो, उसमें मतलब आपको प्लॉट के नाम पे कागज़ मिल जाए और वो प्लॉट हो ही ना, मगर बस वो एक हमारी मेंटालिटी है ना। तो वो तो आपको खुद ही, जैसे आप जैसे लोगों की वीडियोस देख के, आप लोगों की बात सुन के ही माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। इसमें एक फेमस इंडियन इन्वेस्टर है, उनका बड़ा अच्छा एक जुमला है जो कि ये सारी चीज़ को ना सम अप कर देता है। लेकिन कोई भी लग्जरी स्पेंडिंग करना गलत नहीं होता, बट आपको देखना चाहिए कि वो आपके लिए ठीक है कि नहीं। सो इसमें ही सेज कि
फर्स्ट योर इनकम शुड फीड योर इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि आपकी जो इनकम आ रही है उसमें सेविंग करनी है, उससे इन्वेस्टमेंट्स बनेगी, एंड देन योर इन्वेस्टमेंट्स शुड फाइनेंस योर लग्जरीज। मतलब इसको अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखें, लेट से आपको 5 लाख रुपए का बोनस मिल गया, साल ख़त्म हुआ, आपको 2 सैलरीज मिली, आपने उससे आईफोन नहीं लेना, आपने उसको सेव करना है, उसको इन्वेस्ट करना है। फिर जब आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा ना लेट से 1 करोड़ का, और आपको साल का 7-8 लाख रुपए डिविडेंड आ रहा होगा जी, उससे आप ले सकते हैं। सही। और मतलब अभी तो जो हमारा एक माइंडसेट चल रहा है ना, वो एक कंपटीशन फ्रेंजी वाला, के उसमें तो हम अपनी ज़रूरतों, इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, हमारी सैलरी हमारी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर रही होती, और फिर हम क्रेडिट कार्ड्स पे चलने लग गए। तो बिल्कुल, मतलब जैसे आपने बात की है कि इन्वेस्टमेंट इज़ लाइक अ पेमेंट, लाइक मतलब आप अपने आप में इन्वेस्ट पे योरसेल्फ। हाँ, पे योरसेल्फ, इट्स अ पेमेंट फॉर योरसेल्फ, राइट? सो यू हैव टू टेक दैट चंक आउट। और बिल्कुल ठीक है। अब मैं मतलब इतनी मुतासिर हुई हूँ आपसे बात करके, जिस तरह आपके नंबर्स आपको याद थे, जिस तरह आपने कम्प्लीटली मतलब बता दिया कि इन्फ्लेशन को भी हम कवर कर रहे हैं, हम रुपी डिप्रिसिएशन को भी कवर कर रहे हैं, और दिस इज़ द बेस्ट वे टू एक्चुअली ग्रो योर वेल्थ। एक चीज़ मैं आपसे बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो पूछना चाहूँगी कि आज तक आप कितने लोगों से आपने पॉडकास्ट भी की होंगी, बातचीत भी की होंगी, इन्वेस्टमेंट से मुतालिक आपकी कंपनी माशाल्लाह वेल्थ के ऊपर एडवाइजरी भी आप देते हैं। कोई एक चीज़ जिसने आपको इतना इम्प्रेस किया, कोई एक ऐसी सेविंग हैबिट, कोई एक ऐसी इन्वेस्टिंग हैबिट किसी शख्स की, ज़रूरी नहीं है बहुत पैसों वाले शख्स की ही, मगर कोई एक ऐसी आदत जो आपको लगता है कि वो सुन के आप इतने इम्प्रेस हुए दैट आपने भी अडॉप्ट की और आप लोगों से भी शेयर करना चाहेंगे कि वो भी वो आदत अपनाएं? एक बड़ी पावरफुल है ना स्टोरी, हम लोग का जब पहला इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास ख़त्म हुआ ना, उसके कुछ महीनों बाद हमने उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी की लाहौर में जी। तो वहाँ पे लोग आसपास के जो शहर वहाँ से भी आए जी। तो एक थे हमारे पार्टिसिपेंट, एक तो पहले खुद वो ओल्ड एज थे और कहते मैंने अपने बेटे को कन्विंस किया कि तुमने ये करना है। खुद उन्होंने इनरोल नहीं किया, उन्होंने कहा तुम सीखो ये सारी चीज़ें। वो बता रहे थे कि हर ईद पे वो अपने जितने भी चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनको ईदी देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जितनी ईदी होती है ना उतने शेयर्स भी दे देते उसी अमाउंट के। किसी को 10 शेयर दे दिए, किसी को 20। और कहते मैं इसलिए मैंने किया कि उनको ना 10 साल बाद समझ आएगा कि जो पैसे मिले और हमने खर्च कर दिए, और जो पैसे हमें दूसरे तौर पे मिले थे शेयर्स के तौर पे, वो 10 टाइम्स बढ़ गए। तो उससे उनकी फाइनेंशियल हैबिट्स जो है ना वो डेवलप होंगी। बिल्कुल। तो आई थिंक जो नेक्स्ट जनरेशन की अगर आप हैबिट्स चेंज कर सकते हैं जी, उसके लिए ये बहुत एक पावरफुल टूल है। मैंने खुद अभी तक नहीं किया, बट जो है फ्यूचर में इंशाल्लाह प्लान है कि एक ये चीज़ कि आप जो है किसी को भी जब ईदी दे रहे हो तो उसके साथ हाफ कर लें, हाफ कैश में दें, हाफ जो है शेयर्स में दें, ताकि कुछ टाइम बाद उनको समझ आए कि उधर से रिटर्न आता है और ये जो है आपने स्पेंडिंग नहीं करनी। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हो सकती है, फ्यूचर पाकिस्तान की जो हैबिट्स हैं फाइनेंशियल उनको चेंज कर सकती है। ये एक बहुत मुतासर कुन मुझे स्टोरी लगी, और एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है, हम सब स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे तो आपकी बात इतनी मुतासर कुन लगी है जो आपने कहा अपनी हाउस हेल्प के लिए आप स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन मैंने पूछना है आपसे, वो ये कि आपकी मास्टर क्लास किस तरह से स्केड्यूल होती है, क्योंकि लोग तो काम भी कर रहे होते हैं, ऑफिस भी जा रहे होते हैं, प्लस डिफरेंट सिटीज़ से होते हैं। तो इज़ इट अ वर्चुअल क्लास, वो कभी भी आके अटेंड कर सकते हैं, या फिर इंटरैक्टिव सेशन होता है जिसमें उसी वक्त ऑनलाइन मौजूद होना ज़रूरी होता है? अच्छा, इसमें द होल पर्पस ऑफ मास्टर क्लासेस के एक तो जो पूरा आप लेट्स से 25 ईयर्स के हो गए हैं, 40 ईयर्स के हो गए, लेकिन आपने फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्कुल नहीं सीखी जी, तो वो पूरा गैप फिल करती है। दूसरा हमारी तरफ से ये होता है कि वी हैव टू टीच यू एवरीथिंग वी नो। तो हम लोगों की जितनी भी नॉलेज अबाउट एनी कंपनी एनी सेक्टर जो हम पूरी ट्रांसफ़र करते हैं। उसको फिर हमने डिज़ाइन इस तरीके से किया होता है कि अराउंड 15 इसके सेशंस होते हैं। सो 15 वीक्स इसकी तकरीबन ड्यूरेशन होती है। हर हफ्ते इसका एक रिकॉर्डेड लेक्चर होता है, फिर उसका Q&A होता है। ओके। सो लेट से एक सेक्टर को हमने पहले रिकॉर्डेड लेक्चर में एक्सप्लेन किया, उसका Q&A होता है, लोग सब सवाल करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है हमारी बैच की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होती है कि 50% लोग तो कॉल में आते ही नहीं हैं, क्योंकि बाकी जो 50% लोग होते हैं, टोटल हमारे तकरीबन 150 लोग होते हैं एक बैच में, तो 75 लोग ही हर तरह का सवाल कर लेते हैं। बाकी जो 75% होते हैं वो रिकॉर्डेड ही देख के सारी चीज़ें जो है कंज्यूम कर लेते हैं, और ये रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल भी होती है हमेशा। मतलब A to Z एवरीथिंग यू नीड टू नो, अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट लेवल पे स्टार्ट करने के लिए इसमें हम लोग कवर करते हैं। फिर उसके बाद जो है एलुमनाई कम्युनिटी में भी आप आ जाते हैं, उसमें भी हम लोग रेगुलर सेशंस जो है कराते रहते हैं, उधर भी आपको गाइडेंस मिलती रहती है। सो ये हमारा मास्टर क्लास वाला है। जो एडवाइजरी सर्विसेज होती हैं वो इसी ऐसे बंदे के लिए है जिसके पास सेविंग्स हैं ऑलरेडी जी, और वो उसको अच्छे तरीके से ग्रो करना चाहता है,
एवरेज रिटर्न अगर 20% है वो 25% कमाना चाहता है, तो उसमें फिर हम जो बेस्ट कंपनीज होती हैं उसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन करते हैं। मंथली कॉल्स भी होती हैं, उसमें भी डिटेल डिस्कशन होती है 3 से 4 घंटे की, पूरी इकॉनमी पे भी डिस्कशन होती है, कौन सी कंपनी की फ्यूचर अपडेट्स क्या हैं उसके बारे में सब डिस्कशन होती है। सो ये 2 मेन प्रोडक्ट्स है। और आपकी मास्टर क्लास की ड्यूरेशन क्या है, कितने ये हर तकरीबन 3 महीने बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। सो नेक्स्ट वन अराउंड 15 अगस्त जो है ना उसकी इनरोलमेंट्स ओपन हो जाएंगी। सही। तो आप हमारी वेबसाइट पे भी प्री रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे ही नेक्स्ट ठीक बैच ओपन होगा उसमें फिर हम लोग आपको कांटेक्ट करके और बता 3 भी देते मंथ्स हैं। 3 to 4 months। ओके ओके। इसी के साथ क्लोज करूँगी कॉन्वर्सेशन को और शुक्रिया अदा करूँगी, लाइक थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने इतनी अच्छी बातें की, आपने इतनी मतलब ईजीली हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, आपने हमें इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलें, थैंक यू।